टीवी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। दरअसल अब सरकार और किसानों के बीच बातचीत का जो सिलसिला है वो चिट्ठी के जरिए शुरू हो चुका है। दरअसल किसानों को सरकार ने प्रस्ताव भेजा था जिस पर अब किसान चिट्ठी लिखकर सरकार को जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार से नए मिले प्रस्ताव, जो सरकार ने किसानों को पत्र भेजा था उसका आंदोलनकारी किसानों ने अब लिखित जवाब देने का फैसला किया है। किसान दिवस पर आज किसान सरकार को जवाब सौंपने की तैयारी में हैं। मंगलवार को जब पंजाब के आंदोलनकारी किसानों ने घंटों मैराथन बैठक की थी, जिसके बाद लिखित जवाब के कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। जवाब का खाका भी तैयार कर लिया गया। इस पर संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े देश के अन्य किसान संगठनों से बुधवार को निर्णायक बैठक में अंतिम मंत्रणा होगी। सरकार को भेजे जाने वाले जवाबी पत्र पर मुहर लगते ही किसान दिवस पर 23 दिसंबर को ही सरकार को जवाब सौंपा जा सकता है। पंजाब आंदोलनकारी करीब 32 किसान संगठनों की मंगलवार को बैठक हुई, जिसमें ज्यादातर ने यह सवाल उठाया कि सरकार के पत्र में कोई नया प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने बातचीत की तारीख भी तय नहीं की है। सरकार की ओर से बातचीत कौन करेगा ये भी साफ नहीं है। ऐसे में अगर बातचीत होती है तो सरकार की ओर से फैसला कौन लेगा जैसे बिंदुओं पर सवाल उठे। आंदोलनकारी किसान संगठनों की ओर से बातचीत का एजेंडा, नई तारीख, वार्ताकार से अधिकृत नाम आदि सवालों के साथ जवाब भेजकर सरकार के पाले में ही गेंद डालने की रणनीति बनती दिख रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार और किसानों के बीच फिलहाल तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। तो किसान अब सरकार के पाले में ही गेंद डालने की रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। किसान दिवस पर सरकार को लिखित जवाब सौंपा जा सकता है। यह जवाब संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ही भेजा जाएगा। दरअसल मंगलवार को केवल पंजाब की जत्थेबंदियों की बैठक हुई। सरकार ने इस पत्र में जिन 40 संगठनों का जिक्र किया है उनमें पंजाब की 30 जत्थेबंदियों के अलावा बाकी यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों की हैं। तो कुल तो कुल मिलाकर तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। और आपको बता दें कि सरकार ने इस पत्र में जिन 40 संगठनों का जिक्र किया है उनमें पंजाब की 30 जत्थेबंदियों के अलावा बाकी यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों की हैं। ऐसे में कई वजहों से वे सभी 40 किसान संगठन मंगलवार की बैठक में शामिल नहीं हो पाए जिनका सरकार के पत्र में नाम है। राकेश टिकैत यूपी बॉर्डर पर डटे रहे तो भारतीय किसान यूनियन डकोंदा के बूटा सिंह बुर्जगिल बुराड़ी में आंदोलनकारी किसानों के बीच प्रबंधों को लेकर व्यस्त रहे। इसलिए संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जवाबी पत्र के बिंदुओं पर सहमति बुधवार को ही बनेगी। हालांकि ये औपचारिकता भर है कि क्योंकि अब तक फैसले पर पंजाब के किसान संगठनों का प्रभाव और दबदबा रहा है। किसानों का कहना है कि पहले भी 5 चरणों में बातचीत हो चुकी है और सरकार के वार्ताकार नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल आदि ने पिछली कई वार्ता के दौरान कहा है कि वे फैसले की स्थिति में नहीं हैं और तय करके बताएंगे। ऐसे में वार्ता आगे खिसकती रही। इसलिए वार्ताकार के अधिकृत नाम के साथ साथ बातचीत का एजेंडा और नई तारीख सरकार से ही मांगने की बात उठी है। जवाबी पत्र में फिर से सरकार से ही नए पत्र की अपेक्षा की जा सकती है। हालांकि पंजाब की जत्थेबंदियां तीनों कानूनों की वापसी की मांग पर कायम हैं, तो कई किसान संगठन बातचीत के पक्ष में हैं। आंदोलन जारी रखने के साथ सरकार पर दबाव की रणनीति भी बनी। 23 और 26 दिसंबर को जहां श्रद्धांजलि दिवस है, वहीं 24 दिसंबर को वेबिनार के जरिए देश भर से 10,000 लोगों को जोड़कर उनके सवालों का जवाब देने का फैसला किया गया है। यह अभियान किसान एकता मोर्चा चलाएगा, जिसने सोशल मीडिया पर सरकार के समानांतर मोर्चा खोल रखा है। इस बीच क्रमिक भूख हड़ताल का सिलसिला जारी रखने का फैसला किया गया है। आयकर छापे के बाद पंजाब के आड़तियों ने शनिवार तक बंद की घोषणा की है। किसान दिवस से एक दिन पहले यूपी और हरियाणा के किसानों के उग्र तेवर देखने को मिले। अंबाला में जहां किसानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काफिले को काला झंडा दिखाया, वहीं कुछ गाड़ियों पर लाठियां भी फटकारी। इस तरह मुरादाबाद में आंदोलनकारी किसानों ने एसएसपी से धक्का मुक्की की।
दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर पर किसानों के तीखे तेवर से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पीके आवर निजाम से एनसीआर के नौकरी पेशा हलकान में है। किसान दिवस की पूर्व संध्या पर फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री आंदोलनकारी किसानों से बातचीत कर सकते हैं और बिना कृषि कानून को वापस लिए हर बिंदुओं पर चर्चा के बाद संशोधन से राह निकल सकती है। सरकार कभी भी हर बिंदु पर बातचीत के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो किसानों और सरकार के बीच में फिलहाल तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। और अब क्या आज किसान जब लिखित जवाब भेजेंगे सरकार को, तो उसके बाद क्या बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा? इन तमाम पहलुओं पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से दुनिया भर में दहशत देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ब्रिटेन समेत कई इलाकों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन देखा गया है, जिससे जो दुनिया के लोग हैं वो डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं। तो अब जो ब्रिटेन में नया स्ट्रेन मिला है वो लोगों के टेंशन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि ब्रिटेन से जो भारत आए 10 लोग हैं उनमें कोरोना वायरस के पॉजिटिव वो लोग पाए गए हैं। जो लोग ब्रिटेन से भारत आए हैं उनमें से 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 4 लोग अहमदाबाद में पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि दिल्ली में 5 लोगों की कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन से पूरी दुनिया दहशत में है। भारत समेत 1 दर्जन से ज्यादा देशों ने ब्रिटेन के साथ हवाई सेवाएं स्थगित कर दी हैं। भारत ने 31 दिसंबर तक ब्रिटेन की सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। इसके साथ साथ ब्रिटेन से आए लोगों का एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट भी किया जा रहा है। इसके सरकार की तरफ से SOP जारी की गई है। इस बीच दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के साथ साथ देश के कई हवाई अड्डों पर यूके से आए 20 से अधिक यात्री कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है उसने अब दुनिया में दहशत मचानी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकारों ने बीते 10 दिन में ब्रिटेन से लौटे यात्रियों की ट्रेसिंग शुरू कर दी है। जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनके सैंपल में इस बात की टेस्टिंग हो रही है कि क्या इनमें कोरोना के नए स्ट्रेन हैं। उधर ब्रिटेन और अन्य जगहों पर नए स्वरूप का कोरोना वायरस पाए जाने के बाद नीति आयोग ने मंगलवार को कहा कि इससे भारत के लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पाल ने कहा, कोरोना के इस म्यूटेशन से मामलों की गंभीरता और मृत्यु दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देश में बन रही वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि वैक्सीन की क्षमता पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला था, जिसके बाद जो कई देश हैं उन्होंने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भारत ने भी एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए हैं। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में हुए DDC चुनाव की। दरअसल कल से जो DDC चुनाव हैं उनकी वोटिंग की जा रही है। आपको बता दें कि वोटिंग के बाद मतों की गिनती कल से की जा रही है और इसमें बीजेपी की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के नतीजे आ गए हैं। नतीजे में 7 पार्टियों का गुपकर गठबंधन सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है, जबकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अब तक मिले आंकड़ों के मुताबिक गुपकर गठबंधन को 101 सीटें मिली हैं। गुपकर 7 पार्टियों का गठबंधन है। इस गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, CPI, CPIM, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू और कश्मीर पीपल्स मूवमेंट भी शामिल हैं। बीजेपी को 75 सीटों पर कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को 11 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस 25 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर है। तो यहां निर्दलियों ने आश्चर्यजनक रूप से 66 सीटें जीती हैं। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कश्मीर में अपना खाता खोला है और 3 सीटों पर जीत हासिल की है। तो पहली बार कश्मीर में कमल खिलता हुआ DDC चुनाव में नजर आया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश का यह पहला चुनाव था। 8 चरणों में हुए जिला विकास परिषद की शुरुआत 28 नवंबर को हुई थी। इस दौरान कुल 280 सीटों पर चुनाव हुआ। 280 सीटों में से 140 सीट जम्मू संभाग में है और 140 सीट कश्मीर संभाग में है। जम्मू क्षेत्र में उम्मीद के मुताबिक बीजेपी आगे निकली है। पार्टी को 10 में से 6 जिलों में बहुमत मिला है। पार्टी यहां
अपनी डीडीसी चेयरमैन बनाएगी। ये जिले हैं जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा और रेसाई। कश्मीर घाटी के चुनिंदा नतीजों ने बीजेपी को मुस्कुराने का मौका दे दिया है। मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी में बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। ये सीट है श्रीनगर की खोनमुह 2, यहां से बीजेपी के एजाज हुसैन जीते हैं। बांदीपुरा में एजाज अहमद खान ने जीत हासिल की है, जबकि पुलवामा के काकपोरा से मिन्हा लतीफ को जीत मिली है। तो डीडीसी चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए अच्छे परिणाम लेकर आए हैं। आपको बता दें कि अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उनमें बीजेपी 75 सीटें जीत चुकी है। कल देर शाम चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए थे उसके मुताबिक 241 सीटों पर जो गिनती है वो खत्म हो चुकी है। 241 सीटों के नतीजे सामने आए हैं, जिनमें बीजेपी 75 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आई है। इसके अलावा जो गुपकर गठबंधन है वो सबसे बड़ा दल बनकर यहां पर उभरा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो डीडीसी चुनाव बीजेपी के लिए अच्छे परिणाम लेकर यहां पर सामने आए हैं। देश में वायु प्रदूषण से 2019 में अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इसके अलावा जो वायु प्रदूषण है उसका असर देश की जीडीपी पर भी पड़ा है। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था में गिरावट के लिए भी वायु प्रदूषण जिम्मेदार बताया गया है। तो देश और खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के कारण बीमारियों के साथ साथ असमय मौत के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। पिछले साल वायु प्रदूषण के कारण हुई बीमारियों और अकाल मौतों की वजह से देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को करीब 1.4% का नुकसान हुआ था। लॉन्सेट प्लैनेटरी हेल्थ पत्रिका में मंगलवार को प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण राज्य स्तर पर जीडीपी का सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश को झेलना पड़ा है, जबकि दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय में गिरावट दर्ज की गई है। राज्यों की जीडीपी की बात करें तो पिछले साल वायु प्रदूषण के कारण सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश को हुआ। उसे जीडीपी का 2.2% नुकसान उठाना पड़ा, जबकि बिहार की जो जीडीपी है उसमें 2% की गिरावट वायु प्रदूषण की वजह से आई है। रिपोर्ट में बताया गया कि वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पर पड़ा है, जिसके बाद हरियाणा का नंबर आता है। गत वर्ष दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में $62 यानी करीब 4,578 रुपए की गिरावट आई है, जबकि हरियाणा को $53.8 यानी करीब 3,973 रुपए की मार पड़ी है। रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में साल 2019 के दौरान वायु प्रदूषण के कारण 16,07,000 मौतें हुई हैं। ये देश में हुई कुल मौतों का 17.8% था। साल 1990 से 2019 के बीच घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रदूषणकारी ईंधन के प्रयोग के कारण होने वाली असमय मौतों में 64.2% की गिरावट आई है। हालांकि बाहरी वातावरण के पार्टिकुलेट मैटर यानी कि प्रदूषक तत्व में 115.3% की वृद्धि हुई है। वाहनों और उद्योग से होने वाले वायु प्रदूषण में 139.2% का इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रम पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 बजे से संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की शुरुआत एक आश्रम के तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में 7 एकड़ जमीन पर एक आश्रम के तौर पर की थी, जहां बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया और इसे विज्ञान के साथ कला और संस्कृति की पढ़ाई का उत्कृष्ट केंद्र बनाया। साल 1901 में केवल 5 छात्रों के साथ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी शुरुआत की थी। 1921 में इसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और वर्तमान में यहाँ 6,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। विश्व भारती देश की सबसे पुरानी केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। मई 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया था। तो अब से कुछ ही देर बाद यानी कि करीब 45 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इस दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और
केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस विश्व भारती विश्वविद्यालय की शुरुआत एक आश्रम के तौर पर हुई थी और रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने साल 1863 में 7 एकड़ जमीन पर एक आश्रम के तौर पर इसकी शुरुआत की थी, जिसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे एक विश्वविद्यालय के तौर पर स्थापित किया और विज्ञान के साथ साथ कला और संस्कृति की पढ़ाई का उत्कृष्ट केंद्र भी बनाया। आपको बता दें कि साल 1901 में केवल 5 छात्रों के साथ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी शुरुआत की थी और अब यहाँ पर करीब 6000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच में तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साफ तौर पर कहा है कि बंगाल दौरे के वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की गलत तस्वीर पेश की है। बीजेपी के राजनीतिक हिंसा के आरोपों का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में राजनीतिक हिंसा में कमी आई है। ममता बनर्जी ने कहा कि आत्महत्या को भी राजनीतिक हत्या करार दे दिया जाता है। ममता ने कहा कि बीजेपी पति पत्नी के झगड़े को भी राजनीतिक झगड़ा बता देती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल कई मानकों पर केंद्र के आंकड़ों से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल 100 दिनों का काम देने में ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, ई टेंडरिंग और ई गवर्नेंस में नंबर 1 है। ममता ने कहा कि बंगाल की स्टेट जीडीपी उनके कार्यकाल में 2.6 गुना बढ़ गई है। बंगाल में 1 करोड़ नौकरी सृजित की गई है। ममता बनर्जी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र पर जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल की कानून व्यवस्था के बारे में बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन बंगाल को 2 बार सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा मिल चुका है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल दौरे पर आए गृह मंत्री और बीजेपी खुदकुशी को भी राजनीतिक हत्या बताते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी पति पत्नी के झगड़े को भी सियासी रंग देने की कोशिश करती है। तो पश्चिम बंगाल में फिलहाल ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि अगले साल यहां पर चुनाव होने हैं और अप्रैल मई के बीच में चुनाव हो सकते हैं, तो अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि अब जो चुनाव है उसमें केवल 5 से 6 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में कोई भी पार्टी अपने संगठन की मजबूती के लिए और साथ ही साथ विरोधियों के खिलाफ तल्ख तेवर अपनाने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में जब जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था तो उस दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ था, जिसके बाद से बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के सवाल उठा रही है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर के ममता सरकार पर हमलावर है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने अब बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। साफ तौर पर कहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था इतनी खराब नहीं है। 2 बार सबसे सुरक्षित राज्य का जो खिताब है वो पश्चिम बंगाल को मिल चुका है और केवल बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे को तूल देने की कोशिश कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में 2014 के लोकसभा चुनाव से ही अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने यहां पर शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस बार ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में कड़ी चुनौती दे सकती है। अब असदुद्दीन ओवैसी भी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे ममता बनर्जी की सरदर्दी बढ़ गई है। मुस्लिम वोटों के बंटने का जो डर है वो उन्हें जरूर सता रहा है, लेकिन अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे उस दौरान वहां पर कानून व्यवस्था कैसी रहती है और साथ ही साथ जब नतीजे सामने आएंगे तो क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली वाले ठिठुरने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि ठंड के साथ साथ जो घना कोहरा है वो भी दिल्ली वालों की परेशानियों में इजाफा कर रहा है। तो राजधानी में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे से लोगों को जो परेशानी है वो दोगुनी हो गई है। वातावरण में नमी का ज्यादा स्तर तड़के रोड पर निकलने वाले वाहन चालकों के लिए कोहरे के रूप में परेशानी का तो दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है और जो वाहन चालक हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से
सुबह 5:30 बजे तक दिल्ली में दृश्यता 200 मीटर दर्ज हुई। प्रादेशिक मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम यानी कि 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 23.9 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटों में हवा में नमी का अधिकतम स्तर 100% और न्यूनतम स्तर 39% दर्ज किया गया। इस वजह से सुबह 5:30 से लेकर 8:30 बजे तक कोहरे का असर देखने को मिला है। पालम में तड़के दृश्यता 200 मीटर रही, वहीं 8 बजे तक सफदरजंग मानक केंद्र पर यह करीब 700 मीटर रही। इसके बाद कोहरा छटना शुरू हुआ। दृश्यता 50 से 200 मीटर तक कोहरा घना, 200 से 500 मीटर तक औसत और 500 से 1000 मीटर तक हल्की श्रेणी में रखा जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से न्यूनतम तापमान में अगले 2 दिनों में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार हैं। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली वालों को फिलहाल सर्दी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी लगातार जारी है और आपको बता दें कि जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। तो उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। सर्द हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनके घरों पर छत नहीं है, या फिर यूं कहें कि जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और जो लोग बाहर सड़कों पर या फिर रेहड़ी पटरियों पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान भी जताया है। पहाड़ों पर बर्फबारी से आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। आज देश की राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि मंगलवार को यह तापमान 3 से 4 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने 26 दिसंबर तक देश की राजधानी के अलावा मैदानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में शीतलहर का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर में डल झील जमने लगी है, जिसकी वजह से इस इलाके में ठंड में इजाफा हुआ है। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाए होने से मंगलवार के दिन तापमान में थोड़ा बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं मानसूनी बादल अभी भी लगातार बंगाल की खाड़ी से प्रायद्वीपीय भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। इस साल नवंबर तक मानसून सक्रिय रहा है, जिसकी वजह से 110% वर्षा इस साल रिकॉर्ड की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ला नीनो प्रभाव है, जिसकी वजह से यूरोप में गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से प्रशांत महासागर में बादलों के बनने का सिलसिला लगातार जारी है। इसका असर दक्षिण पूर्व एशिया पर भी पड़ रहा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।